चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बताइए कैसे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फटाफट से लाइव आ जाएंगे। कमेंट करके बताइए मेरी आवाज़ आ रही है, प्रॉपर दिख रहा है, सब कुछ ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग यश यादव, धनराज, सौरभ, महेंद्र, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। आवाज़ आ रही है? चलिए फटाफट से लाइव आ जाइए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। शेयर करने में और लाइक करने में कमी नहीं होनी चाहिए, है ना, तभी तो मज़ा आएगा। चलिए बताइए कैसे हैं। राशिश चौरे, मुकेश, महेंद्र, प्रशांत, यश, मुकेश अहिरवार, बताइए। हर्षित, अविनाश, प्रिया सोनी, सभी लोग अच्छे हैं? हाँ, सभी से निवेदन है सभी लोग शेयर कर देंगे। लाइट वगैरह ठीक ठाक है सब? अच्छा दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से स्वागत है और सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा सेशन है पटवारी एग्ज़ाम 2022 को लेकर के प्रैक्टिस बैच में डे 3 है और क्लासेस का शेड्यूल मैंने लगा दिया है, फिक्स कर दिया है। देखिए आज मेरी क्लास है, कल नहीं होगी क्लास, परसों होगी क्लास और सैटरडे संडे दोनों दिन हम रखेंगे। मतलब हफ्ते में हम कुल मिलाकर के 4 दिन लाइव आएंगे, ठीक है। काम अत्यधिक होने की वजह से जो होता है कि सेम डे मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ, कंटेंट भी तैयार करना पड़ता है, पीडीएफ भी बनानी पड़ती है, आपको शेयर भी करनी पड़ती है। इसके लिए क्या है कि मैंने ट्यूसडे रखा है, थर्सडे रखा है, वीक्स में 2 दिन हो गए और एक सैटरडे संडे जो कि मैं आपको दे पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ महेंद्र राजपूत, जय श्री राधे। हाँ बिल्कुल, अब तो पटवारी बन के ही रहना है, ये ठान लीजिए, पटवारी बन के ही रहना है, ठीक है बिल्कुल। तो मैथ्स का हम ये प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हैं, इसमें हम 20 में से 20 नंबर, देखिए आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं ना, इतने आसान पेपर आया है। जिसमें हम मैथ्स की बात करें तो बहुत आसान है, अगर आपने पढ़ रखा है ना तो आसानी से आप 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं। रीजनिंग का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस बार जो पेपर होगा उसमें रीजनिंग का पैटर्न कितना रहेगा या कितना वेटेज रहेगा ये हम नहीं जानते हैं, तो रीजनिंग भी आप तैयार करके रखना। साथ ही साथ जैसे आज मैंने ये डिस्कस किया है तो मैं आपको टेलीग्राम पर क्या कर रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा पेपर भी शेयर कर रहा हूँ। जिस शिफ्ट में जो पेपर हुआ है वो पूरा का पूरा पेपर भी दे रहा हूँ। तो उस पेपर का जीएस का सेक्शन है, कंप्यूटर का सेक्शन है, पंचायती राज है और हिंदी, ये सब भी आप एनालिसिस करिए, देख करके क्वेश्चंस को देखिए और उसके अकॉर्डिंग बुक से आप पढ़ना प्लान करिए। देखिए क्वेश्चन पहले से आपके माइंड में रहेगा ना, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर पाओगे। क्वेश्चंस को बगैर देखे आप तैयारी करोगे तो आप कुछ तो भी पढ़ोगे, इसलिए हर एक पेपर के क्वेश्चंस को आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप जब बुक में पढ़ेंगे तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपका बार बार रिवाइज भी होगा और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान भी कर पाएंगे क्या क्वेश्चन आता है और क्या क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आज का हमारा ये तीसरा दिन है जिसमें मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2017 के हम प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये है 10 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1, ठीक है। 9th का हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम 10th का कर रहे हैं, इसका शिफ्ट 1 है और अगली क्लास में इसका जो होगा शिफ्ट 2 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल आपकी आंखों के सामने, अब ना रहेगी बेरोजगारी, सर जी आपकी कृपा से बनेंगे पटवारी। अरे वाह क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। एक और सुझाव मैं आप लोगों से लेना चाह रहा था क्लास स्टार्ट करने के पहले। देखिए 2 चीज़ें हैं,
या तो मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में आराम से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, चूंकि कुछ नए बच्चे हो सकते हैं जिनको दिक्कत हो सकती है कि सर ये कैसे आ गया। दूसरा कि हम इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से हम जल्दी जल्दी डिस्कस करें। दो बातें हैं, इसमें से आप लोग सजेस्ट करें, प्लीज कमेंट करें कि हम फटाफट से क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें या आराम आराम से करें। ठीक है, जो भी आप लोग सजेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। या एक तरीका और है कि जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप डिटेल में चाहते हैं वो कंप्लीट पेपर डिस्कस होने के बाद में आप पूछ सकते हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, या आप पूछ सकते हैं, या फिर हम इसी के साथ ही साथ करते चलें। बताइए क्या चाहते हैं आप लोग, तुरंत हम डिटेल में डिस्कस करें या फटाफट से करते चलें? कमेंट करेंगे। मयंक गुप्ता कह रहे हैं दोनों ही करना है, ठीक है। और बोलो, एग्जाम के पर्पज से जल्दी जल्दी। महेंद्र राजपूत का आंसर आ गया 90, फटाफट करना है, ओके। और बोलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। मोस्टली जल्दी जल्दी, कुछ कुछ डिटेल में, ठीक है, फटाफट, ठीक है, डिटेल में फास्ट करें, फटाफट करें, ठीक है, दोनों ही। एक दिन में 2 साइड सेट करवाओ कम से कम। 2 सेट डिस्कस करना तो संभव नहीं है। मोस्ट ऑफ द बच्चे कह रहे हैं दोनों, मोस्ट ऑफ द बच्चे कह रहे हैं जल्दी जल्दी। देखिए सभी प्रकार के रिव्यू हैं, तो जब इस प्रकार के रिव्यू हैं तो मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए मैं जहां पर जल्दी की आवश्यकता होगी वहां पर जल्दी करूंगा, जहां पर डिटेल की आवश्यकता होगी वहां पर अपने हिसाब से डिटेल करूंगा। और एक बात, जहां पर आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन आपको डिटेल में बताना चाहिए तो वहां पर आप कमेंट कर देंगे, मैं आपका कमेंट देख करके उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर लेंगे कैसे करना है, ठीक है। चलो ठीक है, आपका CHSL भी आ रहा है, वेरी गुड। देखिए सभी बच्चों का आंसर आ गया 90। अब इस सवाल को हम देखते हैं, 3 संख्याओं का योग जो है 204 है। पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरी से तीसरी का अनुपात 5:3 है। तो आपको दूसरी संख्या बतानी, तो फटाफट से हमने जो डिस्कस किया तरीका, ABC 3 संख्या मान लेते हैं हम यहाँ पर, और पहली दूसरी का रेशो यहाँ से देख के लिखना है, कितना है 2:3, और दूसरी तीसरी का अनुपात कितना है बोलो 5:3। ये 5:3 हो गया, इस प्रकार से बना लेंगे। और आपको यहाँ पर तीर चलाना है, जहाँ पर खाली जगह पड़ी हुई वहाँ पर तीर चलाना है। यहाँ पर 3 को बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 3 हो गया। यहाँ पर 5 है तो 5 यहाँ पर बढ़ा दो, ठीक है, ये हो गया। बस मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, फिर यहाँ से 3 3 9 हो गया। सभी को जोड़ देंगे, 15 10 25 और 25 और 9 34, कितना हो गया बोलो पक्का, कितना हो गया 34 यूनिट हो गया। 34 यूनिट की जगह पर उसने कितना दे रखा है, उसने दे रखा है 204, ठीक है। काट दीजिए, 17 दूनी 34 और 17 एकम 17, 17 दूनी 34। तो यहाँ से 2 की वैल्यू 12 है, 2 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, 1 की वैल्यू 6 होगी। दूसरी संख्या पूछी है तो दूसरी का यहाँ पर देखो रेशो में कितना आया, 15 यूनिट आया, तो 15 का आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर और 15 का यहाँ पर, ठीक है। 15 छक्के कितना हो गया 90, तो 90 आपका आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। आप लोगों ने बना ही लिया था, वैसे तो मुझे बताने की आवश्यकता थी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे इस सवाल को करना है, क्योंकि यहाँ पर डिविजिबिलिटी लगेगी नहीं, ठीक है। और डिविजिबिलिटी आप लगाना चाह रहे हो तो लगा भी सकते हो, क्योंकि 15 का मल्टीपल बनाना है तो 15 का मल्टीपल ये भी आ रहा है, 15 का मल्टीपल ये भी आ रहा है, तो यहाँ पर आप फंस जाओगे। इसलिए क्या करना है, आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। आइए सवाल नंबर 2, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। व्यापम में इस लेवल का सवाल पूछा गया, आप भी देखिए, ये आपको बनाना है। कैसे बनाओगे, देखिए उसने दिया एक वर्ग दिया है, वर्ग मतलब एक स्क्वायर दिया है जिसका 6 × 6 जो है इसका मेजरमेंट है, 6/6 का वर्ग है, और सभी पट्टियां समान चौड़ाई की हैं, जिसकी चौड़ाई कितनी 1 इकाई है, ठीक है, 1 इकाई चौड़ाई है। तो छायांकित भाग जो आपको दिख रहा है येलो कलर का रीजन, इसका एरिया आपको बताना है, ठीक है। फटाफट से अब करो कमेंट, क्या आंसर होगा। सभी का आंसर 90 आया है, वैभव का आया है, श्रद्धा का आया है, ज्योति का आया, मयंक का आया है, संजना पटेल का आया, ठीक है, मधु पटेल का आया, वेरी गुड। अनुदीप, आपकी जो भी क्वेरी है वो मुझे व्हाट्सएप करके पता कर लीजिएगा, फ़ोन करके पता कर लीजिएगा। बोलो क्या आंसर होगा। अभी तक किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया है। धर्मेंद्र सिंह बताइए क्या आंसर होगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप देखिए वहां पर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप आप लोग कर देंगे, या मैंने कमेंट में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पर
अटैच कर दिया, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको PDF मिल जाएगी। धीरज बताओ, सी आंसर आ रहा है, ठीक है, चलिए वेरी गुड, सी आंसर आ रहा है। देखिए उसने कहा छायांकित भाग जो है ना, छायांकित भाग वो वर्ग का कितना अंश है, कितना अंश है मतलब कितना पार्ट है ना, या कितना भाग है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर 6/6 का, देखो ये एक डिस्टेंस होगी, ये भी 1 यूनिट 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 होगी और ये भी 1 यूनिट होगी। मतलब सबसे छोटा वर्ग 1/1 का है, उससे बड़ा वर्ग 2/2 का है, उससे बड़ा वर्ग 3/3 का, फिर 4/4 का, फिर 5/5 का, फिर 6/6 का। तो सबसे बड़ा वर्ग जो है 6/6 का है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है बोलो, आप कहेंगे 6, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 6। तो सबसे बड़े वर्ग का एरिया कितना होगा, 6×36। साइड का स्क्वायर होता है ना, साइड का स्क्वायर, वर्ग का जो एरिया होगा वो क्या होता है, A² होता है ना, इसका एरिया। तो हम यहाँ पर देखेंगे A² के हिसाब सबसे बड़ी साइड क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर 36। 36 में से हम अगर ये वाला एरिया माइनस कर दें, ये वाला एरिया जिसकी साइड कितनी है बोलो, आप कहेंगे भाई 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 गया 36 में से, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11। तो हमारे पास जो एरिया ये आया है, ये एरिया कितना हो गया, तो आप कहेंगे भाई ये एरिया हो गया 11, ये एरिया आ गया 11, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये वाला रीजन निकालना है, कौन सा निकालना है, ये वाला रीजन निकालना, ठीक है। ये वाले रीजन के लिए यहाँ साइड देखो आप कितनी होगी साइड, तो आप कहेंगे भाई 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक कितना हो गया 16। 16 में से कितना माइनस करना है, तो आप कहेंगे भाई 16 में से हम ये माइनस करेंगे, कौन सा माइनस करेंगे, ये वाला एरिया माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये एरिया बच जाएगा। तो यहाँ पर ये एरिया कितना है, 3 तिया 9 बनेगा। कितना बनेगा, 9 बनेगा, ठीक है। ये बन गया 9, तो यहाँ पर कितना आ गया बोलो, 7 आ गया। 16 में से 9 गया, 7 आ गया। फिर उसके बाद में हमें क्या निकालना है, ये वाला रीजन, कौन सा निकालना है बोलो, तो आप कहेंगे भाई ये वाला निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो इस एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इस वाले स्क्वायर में से जिसकी साइड कितनी 2/2 है ना, 2 दूनी 4, तो 4 में से हम माइनस करेंगे किसको, हम सबसे छोटे वाले वर्ग को माइनस करेंगे। 1/1 साइड है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 3 10 और 11 कितना हो गया, 21 हो गया। तो टोटल एरिया जो है ना हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आया 21, शेडेड रीजन का एरिया 21 आया। और बड़े वर्ग का एरिया कितना है, बड़े वर्ग का पार्ट बताना था कितना है, बड़े वर्ग का एरिया कितना है, तो आप कहेंगे 6×36 है, 36 है, तो इसका फ्रैक्शन निकाल दो, कितना अंश होगा, तो आप कहेंगे भाई 3 से 7 बार और 3 से कितना 12, तो 7/12 हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/12। ये सवाल जो है मेंसुरेशन का पूछा गया एग्जाम में, बिल्कुल हाँ, 21/36 मतलब 7/12 आंसर होगा। आया समझ में, प्रतीक सिंह रघुवंशी व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे जो भी आपकी क्वेरी है। यहां पर केवल और केवल हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बड़े बन जाएगा, अगले सवाल पे आइए। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बताना, रिक्त स्थान भरें। क्या है, इसने दिया है यहां पर क्या, x² + 7x + 12 ये दिया, इसका एक फैक्टर दिया है x + 4, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा ये हमें बताना। बहुत आसान सवाल है, सभी लोग कर लोगे, फटाफट से कमेंट कर दो। मयंक गुप्ता कह रहे हैं शॉर्ट में बताइए, ट्रिक बता दीजिए। देखिए इसके लिए ट्रिक कुछ नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है, ये मैंने डिटेल में आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट ही है, ट्रिक कुछ नहीं होता है इसके लिए, ठीक है। बस क्वेश्चन को आपने देखा और आप समझ पाए, देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वही आपकी ट्रिक होती है, कुछ नहीं है इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट है। मुझे तो यहां से पता ही चल रहा है कि भाई यहां पर ये बड़े वाले का एरिया कितना है, 6×36 बनेगा, 36 में से 25 जाएगा, कितना आ गया 11 आ गया, ओरली कर सकते हो, कितना आ गया 11 आ गया। उसके बाद यहां पर आप देख लो 4 चौके 16 में से 3 तिया 9 गया, कितना आ गया 7 आ गया। फिर उसके बाद 2 दूनी 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3 आ गया, तो यहां पर 11, यहां पर कितना 7 और यहां पर कितना 3, 7 3 10 और 11 कितना हो गया 21, 21/36 कितना हो गया बोलो, आप कहेंगे भाई 7/12। इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, ओरली आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है भाई मेरे,
ठीक है, चलो इसके फैक्टर्स निकालने थे, तो फैक्टर्स आप कर ही लोगे ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप अगर फैक्टराइज करोगे तो आप सिंपल सी बात जानो कि आप इसको कैसे लिखोगे, फैक्टराइज करना आपको आता ही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x प्लस 3x प्लस 12, यही तो बनेगा। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, x कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से x प्लस 4 एक फैक्टर आएगा और यहाँ पर x प्लस 3 एक फैक्टर आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा बोलो, आप कहेंगे भाई x प्लस 3 आपका आंसर हो जाएगा सी, है ना। और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ा है अलजेब्रा में, उसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताए हैं कि कैसे इसको शॉर्ट में किया जाता है। अलजेब्रा के सारे वीडियो पढ़े हैं चैनल पे, आप देख लेना। बहुत बड़ा सवाल नहीं, ओरली आप कर सकते हो, बिल्कुल बड़े। चलिए अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 4। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में कहा गया संख्याओं के समुच्चय, मतलब यहां पर क्या दिया, एक सेट दिया है जिसमें नंबर्स हैं 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 और 12 से हमें 4 संख्याओं का चयन इस प्रकार से करना है कि जिनका सम कितना हो जाए, 21 हो जाए। कोई 4 संख्याएं हमें निकालनी है एट अ टाइम, जिसमें से उनका सम कितना होगा, 21 होगा। उस अधिकतम संख्या को हमें ज्ञात करके बताना है जो इस 4 संख्याओं का जो हम यहां पर ग्रुप निकाल रहे हैं, सेट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 4 संख्याओं के जो है 4 अवयवों के समुच्चय का सदस्य हो सकती है, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या। बिल्कुल वेरी इजी है ना, बहुत इजी था। इस सवाल को देखो, एक यहां पर सेट दिया है, उसने क्या दिया है भाई, जिसमें नंबर्स हैं 2, 3, 5, 6, 8, 9 और 11। ये सारे के सारे नंबर्स यहां पर दिए। इनमें से कोई 4 नंबर हमें निकालना है जिनका सम कितना होगा, 21। तो मैं कहता हूं भाई 2, 3, 5 ले लो। ठीक है, 5, 3, 8, 2, 10, 10 तो यहां पर हो गया और एक ये उठा लो 11, तो कितना हो गया सम। तो सम यहां पर करने पर हमारा आ गया है, कितना आ गया, 21 आ गया। और ये 21 सम किससे आया, तो आप कहोगे 21 सम हमारा आया किससे, 2, 3, 5 और 11 से आया। हमने 4 नंबर ये उठा लिए, ये 4 नंबर ही तो उठाए जिनका सम करने पर कितना आ गया, 21। तो इस ग्रुप में इन अवयवों में, मतलब आप देखिए ये जो 4 एलिमेंट हमने उठाए, तो इनका जो सदस्य है वो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है बोलो, 11 है। तो 11 ही उत्तर है, ये तो उसने पूछा सवाल में। बिल्कुल 11, ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है 11। नीर रघुवंशी का आ रहा है, मधु पटेल का, वैभव का, फैक्ट्स फ्लड, कैसे कैसे नाम रखते हैं आप लोग, है ना। अब मैं समझ ही नहीं पाऊंगा आपका एक्चुअल नाम क्या है। महेंद्र वेरी गुड, ब्रजेश बहुत बढ़िया। चलो बढ़ जाएं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये बेहतरीन सवाल है। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर। देखो आधार की परिधि, एक बेलन दिया है उसने, एक इस तरह से बेलन होगा, ठीक है, ये जो है यहां पर सिलेंडर है और इसकी आधार की परिधि, मतलब परिधि मतलब क्या, 2 पाई r की वैल्यू दी है कितनी, 44, ये 44 दी है। और उसने बोला जो इसकी रेडियस होगी, उस रेडियस से इसकी ऊंचाई क्या है, दोगुनी है। ऊंचाई दोगुनी है तो इसका आयतन बताना है, आयतन मतलब वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम कितना होगा, बोलो क्या आंसर होगा। धनराज पटेल कह रहे हैं और अलग भी डिजिट ले सकते हैं। तो भाई धनराज, पिछले सवाल में और अलग डिजिट आप अगर लेना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना है, टोटल 4 नंबर्स लेना है। कोई भी 4 नंबर्स आप लीजिए और उनका सम करके देखिए कि 21 आना चाहिए, और किसी के लिए नहीं आएगा सम 21। हाँ, वही 4 संख्याएं जो हमने निकाली थी उनका ही सम 21 बनेगा, और किसी भी का नहीं बने, किसी भी संख्या का नहीं बनेगा, है ना। और उनमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 11 ही निकलेगी, आप करके देख लीजिएगा। चलो तो देखिए यहां पर 2 पाई आर बराबर कितना दिया, 44 दिया। इसका मतलब देखो पाई का मान कितना होता है आप जानते हैं, 22/7। तो ये कितना हो जाएगा, 44/7 आर बराबर कितना हो गया, 44 हो गया, यही होगा। अरे 22 यहां पर आएगा, पाई की जगह ऊपर 22 दूनी 44 हो जाएगा। तो 44 से 44 कट गया, तो यहां से रेडियस तो आपको मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, तो आप कहेंगे भाई यहां पर रेडियस हो जाएगी 7, रेडियस हो गई 7। जब रेडियस इसकी 7 है तो हाइट इसकी डबल है, मतलब हाइट कितनी है, तो हाइट उसने बोला है कितना है, 14 है, हाइट है 14, ठीक है, हाइट कितनी, 14। तो इस बेलन का आयतन बनाओ, तो आयतन आप बनाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होता है पाई r² h, यही तो होता है। इसमें आप रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 22/7, 7 × 7 रेडियस, और हाइट कितनी है बोलो, 14 है।
यही तो है। फटाफट सोल्व करेंगे, 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 14 7 98, 98 इंटू कितना हो गया 22, इसमें से 2 निकाल के इसमें गुणा कर दो, 98 दूनी कितना हो जाएगा 196, 196 इंटू 11, 11 का गुणा करना आपको आता है आसानी से, कितना हो जाएगा 6 9 6 15, ठीक है 9 6 कितना हो गया 15, और 9 6 15 हो गया, तो यहाँ से 9 रेक कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 6 हो गया, 9 6 15 हो गया, 15 की 5 आ गई, यहाँ से ले 1, ठीक है 9 1 10 1 11, और 1 की जगह पे 1 कैरी का, तो कितना हो जाएगा 2156, हाँ 2156 आ रहा है। 2156 तो हमारा क्या आ गया, ये यहां पर देखिए कि भाई यहां पर ये जो है सेंटीमीटर में दिया है, क्या दिया है सेंटीमीटर में, हाँ निपट गए बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग निपट गए जल्दबाजी में, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये वाला आंसर बता रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूं ये आंसर है ही नहीं है। हाँ बिल्कुल 2200 भी कर सकते हैं, 2200 माइनस 44, ठीक है 11 से मल्टीप्लाई करके ही बना सकते हैं, और 2200 माइनस 44 भी कर सकते हैं, बिल्कुल। रुचि सोनी का आंसर आया है सही, द ओनली वन पर्सन, बोलो कहां गलती कर दी। देखो इतना तो आ रहा है, अब आप लोग क्या करोगे, इसी ऑप्शन को टिक करके बढ़ लोगे आगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप यहां पर देखिए ये क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया था ना, तो सेंटीमीटर में दिया, तो यहां पर जो आयतन आया है वो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में आया, किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन आंसर किस में पूछा है, लीटर में पूछा है, किस में पूछा है, लीटर में पूछा है। अब करने लगे सी सब लोग, गलत हो गया, बिल्कुल लटक गए सारे के सारे। चलिए तो अब देखिए यहां पर हम जानते हैं कि भाई 1 इंटू, देखो आपको मालूम होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्या बनता है, 1 मीटर क्यूब बनता है, 1 मीटर क्यूब बनता है, मालूम है आपको। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर होता है। यहां भी कितना होगा, आप कहेंगे भाई 100 सेंटीमीटर होगा, और यहां भी कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई 100 सेंटीमीटर होगा, है ना, यही तो होगा। और जो 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब आयतन में होते हैं आपके 1000 क्या लीटर, 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, यही तो होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब की जगह पे हम 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर रख देंगे, तो इसकी जगह पे आप ये पुट कर दीजिए, इसकी जगह पे क्या पुट कर दीजिए 1000000, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1000 लीटर। यहां लिखता हूं मैं, सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे भाई 1000 लीटर है, ठीक है 1000 लीटर। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो आप कहेंगे भाई 1000 बटे में लीटर, इतना आएगा। तो अब हमें 2156 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, तो यहां पर 1 सेंटीमीटर में 2156 का गुणा कर दीजिए यहां पर, और यहां भी क्या कर दीजिए 2156 का गुणा कर दीजिए, 2156 का गुणा कर देंगे, तो देख लीजिए भाई यहां पर ये कैंसिल होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3 जीरो से यहां पर डेसिमल आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा यहां पर, तो 2.156 क्या आएगा, बोलो सी आएगा, 2.156 लीटर। हाँ इसमें क्या करना था आपको, एक तरफ से आलू डालो और एक तरफ से सोना निकालो, है ना, मतलब यहां से क्या करना था, हमें सेंटीमीटर डालने थे, और यहां से हमारा क्या निकल जाता, लीटर निकल जाता, है ना, क्योंकि इस तरफ क्या चल रहा है, सेंटीमीटर चल रहा है, और इस तरफ चल रहा है लीटर। अब बोलो आया समझ में, तो इतना भी हल्के में नहीं लेना है आपको क्वेश्चन को।
बोलो हाँ या ना, बन जाएगा सभी को? मयंक गुप्ता कह रहे हैं शॉर्टकट मेथड बताइए। भाई शॉर्टकट, इसमें आप एक चीज समझिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई पटवारी का एग्जाम जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और उसमें मिलेंगे आपको लगभग 2 घंटे, और मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त टाइम है कि आप एक एक क्वेश्चन को एक एक 1.5 मिनट दे सकते हो, 2 मिनट भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी का सारा सेक्शन जो है ना वो सॉल्व करने वाला सेक्शन नहीं है, बाकी सब क्या है, थ्योरी है। मतलब जीएस के क्वेश्चन भी आपके जो आएंगे वो पढ़ के निपटाना है आपको, कंप्यूटर क्वेश्चन भी पढ़ के निपटाना है, पंचायती राज क्वेश्चन पढ़ के निपटाना है, हिंदी क्वेश्चन पढ़ के निपटाना है, कोई चीज़ सॉल्व नहीं करनी, केवल मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करने वाली होगी, तो आपके पास पर्याप्त टाइम। दूसरी बात, आप एक चीज़ समझो कि अगर आपको पता है कि जब भी यहाँ पर जो सरकमफेरेंस होगी वो अगर 44 होगी तो रेडियस हमेशा कितनी होती है, 7 होती है। अगर रेडियस 7 है तो हाइट भी कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, 14 हो जाएगी। बात समझ गए? डायरेक्ट आप अगर इतनी बात समझते हैं तो आप सीधे वॉल्यूम पे आ जाएंगे। वॉल्यूम क्या बन जाएगा, आप कहेंगे भाई 22/7 और यहाँ पर 7 × 7 इंटू कितना, 14। इससे ये कैंसिल होगा, 14 7 98 इंटू कितना हो गया, 22। अब आप 98 को लिख सकते हो कितना, 100 - 2 लिख दो और यहाँ पर कर दो 22। गुणा करोगे पहले इसका इसमें कर देना तो कितना बन जाएगा, आप कहेंगे भाई 2200, और 2200 यहाँ पर बन गया, माइनस 22 दूनी कितना होगा, 44। तो 44 माइनस कर देना तो कितना हो जाएगा, 2156। 2156 आ गया। ठीक है, बिल्कुल। ये आपको पता होना चाहिए कि सरकमफेरेंस अगर 44 होती है किसी सर्कल की तो उसकी रेडियस होती है 7। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। यहां पर आप सिंपल सी बात याद रखिए कि अगर रेडियस किसी सर्कल की 7 है तो सरकमफेरेंस उसकी होगी कितनी, 44। और एरिया कितना होगा, एरिया भी डायरेक्ट आप नोट कर लो, कितना हो जाएगा एरिया, तो 154 एरिया होता है। ठीक है, 154 एरिया होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। जब ये बन गया तो बाकी अब केवल कुछ नहीं करना, आपको कन्वर्ट करना सीखना है। ठीक है, कन्वर्ट आप कर ही लोगे, तरीका मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 पे आइए। इतना आसान सवाल, 1 सेकंड का सवाल है। देखो उसने कहा है क्या कि 7 का स्क्वायर हमें प्राप्त करना है, तो इसके लिए 7⁶ को कितने से गुणा कर दें, कितने से गुणा कर दें, बोलो कितने से गुणा करोगे, 7⁶ को कितने से गुणा कर दें ताकि हमें क्या प्राप्त हो जाए, हमें प्राप्त हो जाए 7 का वर्ग। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, आप बस यही करोगे, यहां पर 1/7⁴ से गुणा कर दोगे। तो देखो आधार समान घातें घट जाएंगी तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1/7⁴। बिल्कुल, हाँ वैभव, वेरी गुड। कौन कह रहा है डी आंसर, मयंक गुप्ता, नहीं भाई डी नहीं है। धनराज, जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, बी आंसर होगा। 7⁴ से नहीं करना है प्रकाश, 1/7⁴ से करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, बताओ क्या आंसर होगा। m+n ब्रैकेट में दिया है और इनटू में क्या है, यहां पर ब्लैंक स्पेस है, ये खाली है, बराबर क्या दिया है, ये दिया है, तो हमें क्या निकाल के बताना है, इसकी जगह पे क्या आएगा। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर लिखा हो सपोज करो 5 × समथिंग बराबर लिखा है 15, क्या लिखा है 15, तो मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं क्या, सपोज करिए x हमने माना, क्या माना x, तो आप मालूम 5x की वैल्यू 15 है, तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 15 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, बस डिवाइड कर लो। मतलब इस पोर्शन को आप डिवाइड करोगे इससे m+n से। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ, जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, निपट जाओगे नहीं तो। एकदम हल्के फुल्के क्वेश्चनों में गलती होती है मालूम है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में तो गलती होती ही नहीं है।
अरे क्यों होगी गलती, बोलो, बनते नहीं है आप लोगों को, बड़े क्वेश्चन बनते नहीं है, छोटे क्वेश्चन में गलती कर देते हो, फिर क्या करोगे एग्जाम में जाके, बोलो, फिर बोलोगे पेपर नहीं निकलता। ठीक है, तो निकालिए भाई, यहां से क्या हो जाएगा, 5ma प्लस mb प्लस 5na प्लस nb। हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे जी हम डिवाइड कर देंगे m प्लस n से। डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, पढ़ा ही होगा छोटी कक्षाओं में आपने। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे 5a से गुणा, 5a से गुणा हम इसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे, तो 5ma और प्लस क्या बनेगा 5na, क्या बनेगा प्लस 5 प्लस का 5na माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये रिमाइंडर बच गया, ये रिमाइंडर बच गया इतने पोर्शन में से, तो यहाँ पर हो गया mb, और आप नीचे कैरी करेंगे किसको, nb को, nb को कैरी कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर किससे, प्लस का b से, प्लस का b से गुणा करेंगे, प्लस का b से गुणा करेंगे इसमें m प्लस n में, तो b से गुणा हुआ तो क्या बन जाएगा mb, mb प्लस यहाँ से b से गुणा n में होगा तो क्या बन जाएगा nb। ठीक है, माइनस करिए तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो इसका मतलब ये है कि m प्लस n इंटू यहाँ पर 5a प्लस b का मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। तो क्या आंसर हो जाएगा 5a प्लस b, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ये हमने डिवीजन करके किया है, आप लोग कॉमन लेके भी कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर वैभव तिवारी ने बताया कि भाई हमने कॉमन लेके कर दिया, तो फैक्टराइज भी कर सकते हो ना इसको, है ना। एक तो तरीका ये हो गया, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है आप फैक्टराइज कर लीजिए। अब फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए। फैक्टराइज कैसे करोगे कि भाई यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, इनको एक साथ लिख लो, 5ma प्लस 5na, और यहाँ पर mb प्लस nb लिख लो। ठीक है, फिर आपको कॉमन लेना है, तो आप कॉमन लोगे यहाँ से, क्या 5a आ गया कॉमन, बच के आ गया, तो आप कहेंगे भाई m प्लस n बच गया, बच गया। फिर यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, b कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया m प्लस n। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन हमारे पास में जो है ये है, इसको ही उठा लो बाहर, तो क्या होगा m प्लस n को हमने बाहर उठाया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा है 5a प्लस b, बन गए दोनों फैक्टर। एक आपको दिया है कौन सा, m प्लस n दिया है, दूसरा वाला निकल आया क्या 5a प्लस b, ये वाला। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, ये बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर आ जाएगा। हाँ, और जिन बच्चों ने ऑप्शन से किया है वो लोग ऑप्शन से देख लेना कैसे किया है। ठीक है, डिफिकल्ट सवाल नहीं है, आसान सवाल है। हाँ बिल्कुल, 5a प्लस बी होगा। देखो यहां पर नेगेटिव साइन किसी में नहीं है, तो फैक्टर नेगेटिव नहीं होंगे, तो ये और ये खत्म हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद में आप देखिएगा कि एक फैक्टर जो है यहां पर, एक फैक्टर जो है यहां पर, देखिए आप नोटिस करिए कि यहां पर क्या दिया है, m प्लस n दिया है, तो यहां पर m है, तो m के साथ 5ma बनाना है, तो हमें यहां पर 5a तो चाहिए ही चाहिए, 5a तो चाहिए चाहिए, और यहां पर एक a है, 5a नहीं है, इसलिए हम कहेंगे भाई ये वाला हमारा आंसर है। ठीक है, लॉजिकली अगर सोचोगे तो। आशीष, आप लोग पुरानी लाइंस बार बार याद दिलाते हो, है ना। चलो
ये देखो इतना आसान सवाल, ये तो हर एक सेट में पूछा है एवरेज का। अब मुझे मालूम है ये सवाल से नफरत हो गई है, ऐसे लल्लू सवाल एवरेज के पूछता है व्यापम कि आप लोग को शर्म हो जाए। बताइए, बताने की आवश्यकता नहीं, फटाफट से इसको ऐड कर लो यार, है ना। ऐसे क्वेश्चन देता बच्चे शर्मा जाते हैं। देखो 17 और 13 कितना हो गया बोलो, आप कहेंगे भाई 30 हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, 24 और 76 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पर है 45, मतलब कितना बनेगा टोटल, 175 बनेगा। और 175 को 5 से डिवाइड कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई 35 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया एवरेज। ठीक है, 35 है। बढ़ जाएं आगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 9। कमेंट करेंगे। देखो एक क्लास में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी, ठीक है, मैथ्स का एक टेस्ट दिया, 2/3 लड़के और 3/4 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब यहाँ पर जो बॉयज़ की बात की है वो टेस्ट में कितने बैठे हैं, 2/3 बैठे, ठीक है। और गर्ल्स जो है वो टेस्ट में कितनी बैठी हैं, तो उसने कहा भाई 3/4, मतलब 3/4। 3/4 क्या है, गर्ल्स ने टेस्ट दिया। यह देखा गया कि यह देखा गया कि लड़कों और लड़कियों की समान संख्या ने परीक्षा उत्तीर्ण की। बताओ। एक क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें कितने लोगों ने पास किया, यहां पर बॉयज जो पास हुए हैं वो दिया है 2/3 और लड़कियां जो बैठी थी उसमें से 3/4, ठीक है। 2/3 लड़के पास हुए और 3/4 लड़कियां पास हुई। और क्या देखा गया कि लड़के जो पास हुए और लड़कियां जो पास हुई वो एक बराबर संख्या में पास हुए। क्या हुए, एक बराबर संख्या में पास हुए। तो कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बताना है क्या है क्लास में। बोलो क्या आंसर होगा। एक बच्चा कह रहा है 12 है, ठीक है भाई। अन्विता कह रहे हैं 12 है, प्रकाश पानीडू कह रहे हैं 12 है, ठीक है। महेंद्र ने आंसर दिया 17, वेरी गुड। चलो और बताओ। वैभव कह रहे हैं 17 है। मुकेश अहरवार कह रहे हैं 17 है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें न्यूनतम संख्या दी मिनिमम, अगर मैं पूछता मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बताइए, मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स, बोलो। चौबीस, अच्छा ठीक है। 170, 17 का मल्टीपल 17, CND। चलिए ये हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम क्या है। पहले एक चीज सोचिए आप, जो बच्चे पास हुए, देखो उसने कहा कि भाई टोटल लड़के कितने थे, टोटल 3 थे, तो 3 में से 2 बच्चे पास हुए, मतलब 2 लड़के पास हुए। और टोटल लड़कियां कितनी थी, मान लो 4 थी, तो 4 में से 3 लड़कियां पास हुई। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पास होने वाले बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाली वैल्यू है ना। तो उसने कहा जो पास, देखो लाइन यहां पे साफ साफ लिखी है कि यह देखा गया कि लड़कों और लड़कियों की समान संख्या
ने परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब समान संख्या में लोग पास हुए। मतलब इसका यह कि ये 2 और 3 जो है ना, ये 2 और 3 समान होने चाहिए। एक बराबर लोगों ने पास किया तो ये 2 और 3 बराबर होंगे, तो इनको हम बराबर कर देंगे। इस 3 का गुणा इसमें कर दो, इस 2 का गुणा इसमें कर दो। तो आपको मालूम रेशो की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि दोनों अनुपात में समान संख्या का गुणा करते हैं तो रेशो में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब अगर ये फ्रैक्शन को 2/3 बनाए रखना है ना, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों में करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहां पर 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो इस बात से जो क्वेश्चन में दिया है वो क्लियर हो गया कि लड़के और लड़कियों की संख्या जो पास हुए वो समान है। तो 2 3 6 बन गया, और नीचे कितना बन गया? 3 3 9 बन गया। और यहां पर कितना बन गया? देखो 3 दूनी 6 बन गया और 4 दूनी 8 बन गया। तो जो पास हुए लड़के और लड़कियां हैं वो तो समान हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हाँ या ना? समान हो गए। जब समान हो गए तो मिनिमम नंबर कितना होगा उसके हिसाब से? तो उसके हिसाब से मिनिमम नंबर होगा 9 और 8। 9 और 8 17। टोटल लड़के लड़की आपको 17 लेने पड़ेंगे, तब इस पर मिनिमम नंबर सेट हो जाएगा। क्लियर है? ये लॉजिक है इसके पीछे। जैसा क्वेश्चन बोला है बस वैसा कर दिया, आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 17। तो मिनिमम नंबर जो है यहां पर 17 आएगा। अब ये क्वेश्चन और टेढ़ा बन सकता था। और टेढ़ा कैसे बन सकता था? अगर बोल देता कि टोटल बच्चे क्लास के अंदर सपोज करिए कितने हैं, बोलो 51 है। कितने हैं? 51 है। 51 स्टूडेंट्स हैं। तो आपसे पूछता कि लड़के और लड़कियां जो पास हुए हैं वो कितने हैं, तो आप कहते भाई टोटल बच्चे अगर 51 दिए हैं तो इसका मतलब यहां पर 17 इकाई का मान, 17 यूनिट की वैल्यू कितने दी है? उसने दी है 51। तो एक की वैल्यू कितनी है? बोलो 3। एक की वैल्यू 3 है। तो लड़के और लड़की जो पास हुए हैं वो यहाँ पर 6 और 6 कितने? 12। तो यहाँ पर 12 की वैल्यू निकालिए। 12 ये कितने हो गए? 36 हो गए। ये भी तो बोल सकता था। और जो फेल हुए उनका पूछ लेता आपसे, तो इसका मतलब 9 में से 6 जाएंगे, यहाँ पर 3 फेल हुए, और यहाँ पर 8 में से 6 गया, कितना? 1 फेल हुए। टोटल कितने फेल हुए? 4। तो 4 की वैल्यू बतानी पड़ती। 1 की वैल्यू यहाँ से 3 आई है तो 4 की वैल्यू 12 होती। बोलो हाँ या ना? अगर ऐसा दिया होता तो ऐसा भी तो हो सकता था। अब यहां पर मैंने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अगर पूछ ले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वैसे तो आपका आंसर क्या होगा? CND। क्या होगा? CND। आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना? लेकिन अगर ऑप्शन में CND ना दिया होता तो इसके अकॉर्डिंग हमें 17 का मल्टीपल लेकर के चलना पड़ता, और 17 का मल्टीपल जो है अधिकतम यहां पर, मैक्सिमम यहां पर कितना है? 34 है। तो मैक्सिमम नंबर, क्योंकि मिनिमम तो 17 आ ही रहा है ना, तो मिनिमम और मैक्सिमम में हमें तय करना होता तो हम बताते भाई यहां पर 34 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं संभावित। क्योंकि संभावित बात की है ना, तो संभावना तो बनती है, 34 की संभावना बनती है ये ऑप्शन देख करके। ठीक है? अरे भाई क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत आसान सवाल है। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए राज को पार करती है। इसमें 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कौन चल रहा है? कौन चल रहा है? ट्रेन चल रही होगी तभी तो पार करेगा। ठीक है? अगर राज चलेगा तो फिर ट्रेन पार ही नहीं कर पाएगी, इसका मतलब ट्रेन खड़ी, उसकी स्पीड नहीं थी। तो यहां पर ध्यान से पढ़िए, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए किसको पार करती है? राज को पार करती है। तो राज को पार करने में से कितना समय लगेगा? तो समय हमें निकालना है। आप जानते हो कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है? स्पीड कितना है? बोलो, आप कहेंगे 36 है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 से हम गुणा करते थे। और डिस्टेंस किसकी चली जाएगी? तो ट्रेन की चली जाएगी। ट्रेन की डिस्टेंस कितनी? 150। राज की डिस्टेंस नहीं लेना है, ठीक है, और टाइम ही आ जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो ये कट जाएगा। ठीक है? ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 15, और 15 सेकेंड हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही चल रहा है। बिल्कुल 15 सेकेंड। महेंद्र राजपूत कह रहे हैं CND और 17 का मल्टीपल हो तब क्या
करें मैक्सिमम के लिए। देखो भाई, ऐसा ऑप्शन कोई मूर्ख आदमी ही बनाएगा। अगर वो आपसे आंसर चाहता है तो फिर CND नहीं डालेगा, ठीक है। और अगर उसमें बोला है संभावित मान निकालने के लिए बोला, तो संभावना फिर बन जाती है आपकी कोई ना कोई ऑप्शन की, है ना। और स्ट्रिक्टली अगर निकालने को बोलेगा तो स्ट्रिक्टली नहीं निकल सकता। संभावना एक बनती है 34 की पिछले सवाल में, तो संभावित मान अगर पूछा तो हम निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि वो ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है। क्लियर है। वैसे दोनों ऑप्शन एक साथ हो नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 11 में कहा जा रहा है कि बड़ा त्रिभुज संभाव्य है, ठीक है। ये बड़ा त्रिभुज है, मान लीजिए ये ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक बड़ा ट्राइंगल है जो कि संभाव्य है, और इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया दिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। अब 3 रेखाएं भुजाओं को समत्रिभाजित करती हैं। 3 लाइन है भाई यहाँ पर, देखो एक लाइन यहाँ पर है, ये दूसरी लाइन यहाँ पर है, और तीसरी लाइन यहाँ पर। ये तीनों लाइन क्या करती हैं, इन साइड्स को समत्रिभाजित करती है। मतलब ये 1 1 1 1:1:1 के रेशो में, ये 1 1 1 एक बराबर रेशो बन रहा है, ये 1 1 1, ठीक है। ये समत्रिभाजित कर दिया उसने, ट्राइसेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये साइड्स के पैरेलल भी है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, और ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। देख लीजिए कौन किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये जो है ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। क्लियर है। हाँ, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि जो छायांकित क्षेत्र है उसका एरिया बताइए क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी है तो आपको मालूम है इस केस में ये जो ट्राइंगल का एरिया है इसको 1 यूनिट मानेंगे, तो इसको भी 1 यूनिट मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये साइड बनेगी 1:1:1 की, और इसको भी हम अगर इस प्रकार से मिला दें, यहाँ पर ऐसे मिला दें, तो ये एरिया जो बन रहा है यहाँ पर, ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा, ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा, और ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा, ठीक है। देखिए इस ट्राइंगल का बेस देखिए आप, अगर हम यहाँ से देखें, इस ट्राइंगल को देखें तो इसका बेस यहाँ पर 1 है, तो इस ट्राइंगल का भी बेस देखिए यहाँ पर 1 है। इस ट्राइंगल पर आप यहाँ से देखोगे तो इसका बेस भी ये वाला 1 है। इसी प्रकार से आप देखो तीनों का बेस क्या है, एक ही रेशो में है, तो इनका एरिया भी क्या होगा, बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखो ये 1 ये 1 और ये 1, ये बन गया। उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ भी ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, और इसी प्रकार से ये भी 1। तो टोटल यहाँ पर एरिया को जो हम डिवाइड कर पा रहे हैं वो कितने पार्ट में कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट में। तो 9 पार्ट जो है मतलब 9 यूनिट है, और 9 यूनिट की जगह पर कितना दिया एरिया, तो उसने दिया 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू बनेगी कितनी, 2। 1 की वैल्यू बनेगी 2, 1 की वैल्यू 2 है, तो शेडेड रीजन के पास कितना एरिया, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 4 और 2 6, कितना है 6। तो 6 इकाई की वैल्यू हमें बतानी थी, तो यहाँ पर 6 इकाई का गुणा कर दिए, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल एकदम 12। हाँ वेरी गुड वैभव, 12 आंसर होगा। संजना आपका भी आंसर सही है, महेंद्र आपका आंसर भी सही है, बाकी लोगों का आंसर आया नहीं है, ठीक है। बना पाओगे? इतना सब कुछ तो मैंने फ्री में पढ़ाया हुआ है, उसके बाद भी आप लोग नहीं पढ़ते तो अब इसमें कौन क्या करेगा। ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट पढ़ा हुआ है, फ्री के माल की वैल्यू नहीं होती ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आईटी पाठ्यक्रमों को चुनने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई बोलो, 23% की कमी हो गई। कम हो गया ना ये, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 23 कम हो गया। फ्रैक्शन बनाया हमने कितने में से, 100 में से। ये टोटल बच्चे थे, ये टोटल थे, उसमें से 23 कम हो गया। तो कम होने के बाद में वर्तमान में देखो 23% की कमी आई है, तो वर्तमान में यह संख्या 1540 है। मतलब कमी होने के बाद
मतलब 100 थे, 100 में से 23 कम हो गए तो कितने बचे? आप कहेंगे भाई 77 बचे। 77 यूनिट मतलब 100 में से 23 गया 77। जैसे ही 77 हुआ तो यहाँ पर अब वर्तमान में कितने? 1540 है, 1540 है। तो पूछा है मूल संख्या, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू पूछिए। तो 100 यूनिट की वैल्यू अगर पूछिए तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 77 का डबल क्या होता है? ये होता है 154। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा बोलो? 20। इससे कट जाएगा 20। तो 1 की वैल्यू 20 है तो 00 यहाँ चिपका दो, 00 यहाँ चिपका दो। कितना होगा ओरिजिनल संख्या? ओरिजिनल संख्या होगी 2000। ठीक है, बिना पेन पेपर के भी आप कर सकते थे कि 100 में से 23 गया 77, 70 की वैल्यू कितनी है? इतना है, तो 1 की वैल्यू 20 आ गई, 1 की वैल्यू 20 है, 100 की वैल्यू कितनी होगी? 2000 होगी। खत्म क्वेश्चन। बना लोगे? चलो सवाल नंबर 13 पे आइए। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है कि भाई 5 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का संबंधित अनुपात कितना था? 6:5 था। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा। तो वाई की वर्तमान आयु क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर उसने क्या कहा? उसने ये कहा है कि भाई 5 years ago द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई वॉज 6:5। 10 years hence the ratio of their ages will be 8:7. What is y's present age? ये आपको बताना है, बोलो। अच्छी बातें करते हो महेंद्र आप, है ना? समझने से समझते तो बंसी वाले कभी महाभारत नहीं होने देते। हाँ, समझने से कोई नहीं समझता, जब तक ठोकरें नहीं खाते ना समझ में नहीं आती। महेंद्र राजपूत कह रहे नन ऑफ दीज। ओके, डी आंसर है। चलिए देखिए, 5 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात जो था, यहां पर एक्स और वाई, और यहां पर हम एज की बात कर रहे हैं। कब? तो ये 5 वर्ष पहले इसका रेशो -5 लिखा है, मतलब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। इनका अनुपात कितना था? तो अनुपात था 6:5। ठीक है, 6:5। ठीक है, 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात। अब एज हम बात करते हैं कब की? 10 वर्ष बाद की। एज 10 वर्ष के बाद में एज का रेशो क्या दिया? तो एज का रेशो दिया 8:7, 8:7। अब ये तुलना किससे हो रही है? ये कंपैरिजन किससे हो रहा है बताओ? आशीष कह रहे हैं 30 आंसर है, एक बच्चा कह रहा है 35 आंसर है, महेंद्र राजपूत कह रहे हैं 50 आंसर है। 50 आंसर कैसे आ रहा है? चलिए ठीक है, देखते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो कंपैरिजन हो रहा है यहां पर 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद में, यहां पर एक लाइन है जिसका नाम है वर्तमान, मतलब प्रेजेंट में कुछ ना कुछ तो रेशो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। इसके पहले आज की स्थिति से हम अगर जाएंगे, आज की कंडीशन से अगर हम जाएंगे तो हमें 5 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। मतलब अगर 2022 चल रहा है तो 2017 में जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? यहां पर क्या चल रहा है? सपोज करिए 2022 चल रहा है, तो ये कब की बात कर रहा है? 2017 की बात कर रहा होगा, है ना? और यहां अगर 2022 है तो ये कब की बात कर रहा है? तो ये 10 साल इससे, मतलब 2000 कितना 32 की बात कर रहा है। भाई यहीं से तो कंपैरिजन करेगा कि नहीं करेगा? बोलो हाँ या ना। यहां से ये 5 वर्ष पहले जाएगा और वर्तमान से ये 10 वर्ष आगे जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल आप बोलेंगे यहां से यहां तक कितना गैप हो गया, कितना गैप हो गया? तो आप कहेंगे भाई ये जो गैप है ना, ये जो गैप है ये है 15 सालों का। कितने सालों? 15 साल का, है ना भाई। 32 में 17 गया, कितना आ गया? 15 आ गया ना टोटल। तो 15 ईयर्स की बात हो रही है गैप, और ये 15 ईयर्स का जो गैप है ना वो कैसे पूरा हो रहा है? आपको मालूम एज का डिफरेंस सेम होता है, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का बन रहा है? बोलो 1 का बन रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 1 का। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम सेम करते,
है ना, जो कि ऑलरेडी सेम है। तो हमें बस इतना सा देखना है कि यहाँ से यहाँ जाने पर कितना गैप आया, 5 2 7, कितने गैप आया 2 का। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, बोलो 15। 2 की वैल्यू कितनी है, 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी, आप कहेंगे भाई 7.5 होगी। तो उसने कहा वाई का वर्तमान में एज बताना है। तो 5 साल पहले क्या था इसके पास, 5 यूनिट था, तो यहाँ 5 का गुणा कर दिया, तो यहाँ भी 5 का गुणा, तो 5 7 35 हो गया। तो 5 25 मतलब 37.5 बन रही है एज, 37.5 साल बन रही है। कब बन रही है वाई की, 5 साल पहले। तो वर्तमान में आने के लिए 37.5 और 5 साल बढ़ाओगे वर्तमान में आने के लिए। क्यों, क्योंकि ये 5 साल वर्तमान से 2022 में नहीं, 2017 की उम्र आ रही है कितनी, 37.5। तो 2022 की उम्र कितनी आएगी, 5 बढ़ा के आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, 42.5 ईयर्स आएगा, जो कि यहां पर गिवन नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब आया समझ में, आपको क्या है, आप तो गलती करके निकल लेते। हाँ, x का मान आएगा 50। अरे क्या उसने पूछा है, y का पूछा है, x का थोड़ी पूछा है, जल्दबाजी में, क्योंकि x आपके रिदम में है ना। गाड़ी चलाए जा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, अचानक से ब्रेकर आ गया, बाद में गिर गए, दांत टूट गए, है ना। तो आगे भी देखना है कि क्या है। इसी प्रकार से यहाँ आखिरी में जरूर पढ़ना है कि भाई यहाँ पर क्या पूछा है, x नहीं पूछा है, y पूछा है, ठीक है। एक्स वाई में अंतर भी पूछ सकता था, एक्स और वाई की एज का सम भी पूछ सकता था। तो इतनी सारी प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन बनने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिल्कुल, बड़े देखो, 11 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात दी है कि ये जो है ये व्यास है, मतलब डायमीटर। डायमीटर कितना दिया है, 14 दिया है। किसका, सर्कल का, है ना, ये सर्कल है ना, सर्कल का डायमीटर कितना दिया, 14। तो इसकी रेडियस कितनी होगी भाई, इसकी आधी होगी, 7 होगी। जब रेडियस इतनी मैंने बताई है तो इसका एरिया कितना होगा बताओ। तो आप कहेंगे भाई 154 होगा एरिया। कितना होगा एरिया, 154। भाई जिस सर्कल की रेडियस 7 होती है उसका एरिया होता है 154। और सरकमफेरेंस कितनी होती, तो आप कहेंगे भाई इसकी सरकमफेरेंस होगी 44। कितनी होगी, 44 होगी। आया समझ में। महेंद्र अभी हम क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना हम क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, आप रुकिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा। अभी हम खत्म करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ है बस। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि यहां पर देखो क्या है, हमने डिस्कस किया था कि वो सर्कल जिसकी रेडियस 7 होती है उसका एरिया होता है 154 और सरकमफेरेंस मतलब इसकी परिधि होती है 44, ठीक है। चूंकि डायमीटर दिया तो इससे हमें आइडिया लग गया कि भाई यहाँ पर रेडियस कितनी होगी, 7 होगी। क्लियर। अब उसने क्या दिया है कि 11 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयत की लंबाई हमें बतानी है, आयत की लंबाई बतानी है जिसकी चौड़ाई दी है उसने, जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154, इसी के समान क्या है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होगा। यहां पर चौड़ाई दी है, कितनी दी है, 11 बराबर कितना, 154। और यहां पर हमें लेंथ निकालनी, बस कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लो। 11 एकम 11, 11 चौक 44, कितनी आ गई लेंथ, तो लेंथ आ गई आपकी 14, ठीक है, आंसर आ गया ए। क्लियर है। हाँ, 2 महेंद्र हैं यहां पर, एक महेंद्र राजपूत है, एक महेंद्र लोधी। चलो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। अब ये इतना आसान सवाल है
कि भाई 6 के घन का वर्ग आपको बताना है। 6 के घन का वर्ग मतलब, अब ये शर्म आ जाएगी आपको, इतना आसान सवाल है। 6 का घन तो ये हो गया, इसका वर्ग आपको बताना है, तो इसका वर्ग ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, देखो आपको मालूम है, ये मैंने बताया हुआ है, a की पावर m ब्रैकेट n अगर होता है तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m गुणा n, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 की पावर कितना हो गया, 6 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, बन जाएगा सभी को? ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 ये कह रहा है, यदि दो संपूरक कोण के बीच 20 डिग्री का अंतर है, मतलब संपूरक मतलब क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स की अगर बात करें तो मान लीजिए एंगल्स जो है क्या है, ए और बी है, तो ए प्लस बी का सम क्या होता है सप्लीमेंट्री में। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, आपको मालूम है कि जैसे मान के चलिए ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एंगल बन रहा है, एक बन रहा है क्या ए और दूसरा बन रहा है बी, तो ए और बी मिला करके 180 डिग्री हो तो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो इनका सम 180 होता है। तो डिफरेंस कितना दिया है उसने, अंतर a माइनस बी दिया है, कितना दिया है उसने, दिया है 20 डिग्री का। तो क्या पूछा है, सबसे छोटा बताना है आपको। सबसे छोटा बताना है तो कैसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको बताया है कि भाई अगर a निकालना होगा तो क्या करोगे, 180 प्लस 20 को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना हो जाएगा बोलो, 100 हो जाएगा। और अगर b निकालना होगा इस कंडीशन में तो 180 माइनस 20 करके 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, ये वाला पूछा है उसने, लघुत्तर मतलब सबसे छोटा एंगल। हाँ, पटवारी में पिछली बार CPCT अनिवार्य था, इस बार का नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम देखेंगे क्या आता है ना। पिछली बार तो उसने बाद में करने का भी बोल दिया था कि बाद में आप कर सकते हो, फॉर्म सभी ने भर दिए थे। जो बच्चे पटवारी का एग्जाम देंगे वो रोजगार पंजीयन जरूर करा लेना, ठीक है, रोजगार पंजीयन मांगता है MP का, ठीक है, बना लोगे। ये आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि 2 की पावर a 2 की पावर a 3 की पावर b और 5 की पावर c है, ठीक है, तो इसके बराबर कितना दिया उसने, इसके बराबर दिया उसने 4320, कितना दिया 4320, 4320 दिया है, ठीक है। तो उसने पूछा ABC का मान बताइए क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा ABC का मान। आ रहा है किसी का आंसर, फटाफट कमेंट करो यार, जल्दी कमेंट करो। बोलो, आ रहा है? पाँच तीन एक, चलिए कुलदीप का आंसर आया है, वेरी गुड। और किसी का नहीं आया, संजना पटेल नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है ना 2 3 5, अरे ये सवाल तो 5वीं क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं, नवोदय की जो तैयारी कर रहे हैं। देखो 2 3 5 क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब आपको मालूम प्राइम नंबर्स हैं, इसका मतलब इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दो, 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30 और 5 चौके 20, ये हो गया। फिर हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, ठीक है, 4 सिंह 24 हो गया। फिर 4 से कर दो,
4 पंचे 20 और 4 चौके 16, 4 से नहीं होगा, 2 से हो जाएगा, कितना हो गया 27। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर 5 है तो 5 की पावर तो 1 ही आ रही है, कितनी आ रही है, 5 की पावर 1 आ रही है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई 5 और 5 की पावर कितनी लिखता हूँ मैं, 1 लिखता हूँ, ठीक है, ये लिख दिया आपने। फिर आप यहाँ पर देखो 3 को, किसको देखो आप, 3 को देखो, ये क्या लिखा है, ये 27 है, तो 27 क्या होगा, 3 की पावर होगी 3, कितनी होगी, 3 की पावर 3। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर कितनी होगी, तो आप कहेंगे भाई 3 की पावर 3 मतलब 27। उसके बाद 2 की पावर कितनी होगी, तो आप कहेंगे भाई 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 2, और ये क्या है 2 की पावर 2, और ये क्या है 2 की पावर 1। इसका मतलब 2 2 4 1 5, 2 की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे भाई 2 की पावर यहाँ पर है 5, कितनी है 2 की पावर 5 है। बस इतना सा ही और कुछ नहीं, इतना ही है। तो यहाँ से a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1, ये कंपैरिजन करना है। देखो यहाँ पर 2 की जगह पे क्या आ गया 2, तो a की जगह पे होगा 5, 3 की जगह पे क्या आ गया 3, तो b की जगह पे हो गया 3, और 5 की जगह पे क्या आ गया 5, तो यहाँ पर c की जगह पे 1, मतलब 5 3 1, क्या आंसर होगा 5 3 1 सी। क्लियर है? बनेगा? चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18, अब इतना सारा सवाल है यार, हद हो गई यार। देखो यहाँ पर कितना होगा 4, प्लस यहाँ पर कितना होगा बोलो 3, माइनस कितना है 5, आ गया 4 3 7 में से 5 गया 2, खत्म क्वेश्चन। ऐसे सवाल आते हैं एकदम ललन टॉप टाइप। बड़े आ गया सभी का? चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि ये जो बहुभुज दिया है इसमें कोणों का कुल योगफल बताना है। अब वैसे तो ऑप्शन इस तरह से दिए हैं कि हम यहाँ पर देख करके ये समझें कि एक्सटीरियर एंगल तो बोला नहीं होगा, बाह्य कोण बोलता तो कोई भी बहुभुज होगा उसके बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। चूंकि इतना बड़ा बड़ा सम यहां पर दिया है तो ये 360 तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब यहां पर कोणों का उसने बोला है, तो कोणों में क्या आता है, देखो दोनों प्रकार के कोण आते हैं, एक तो इंटीरियर भी आता है जिसे आंतरिक कोण बोलते हैं, और एक्सटीरियर भी आता है, ठीक है। और कोई भी बहुभुज होगा उसके बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता ही होता है ना, सभी में कांस्टेंट होता है, इतना ही। तो ये तो है नहीं, मतलब इसका ये कि हमें क्या निकालना है, इंटीरियर निकालना है। क्लियर है? अब ये आपने पढ़ा होगा, हाँ बिल्कुल 1080 आंसर होगा, तो ये आप लिख लीजिए अपने पास में, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन। किसी बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योगफल होता है n-2 इंटू 180, ये होता है, जहां n बराबर क्या होता है, इसकी साइड्स होती हैं, इसकी साइड्स होती हैं। और एक और लिख लेना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन। क्या लिखोगे, सम ऑफ, यहां से क्वेश्चन बनता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन। तो वो क्या होता है, सभी के लिए होता है 360। क्लियर है? अब यहां पर साइड्स आपको काउंट करनी, कितनी साइड्स हैं, तो आप देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं। तो यहाँ पर n का मान रख दीजिए 8, 8 में से 2 का कितना होगा 6, 6 इंटू 180 कितना हो जाएगा 18 छक्के 108, मतलब 1080 डिग्री योगफल बनेगा। कितना बनेगा 1080। आंसर हो जाएगा आपका डी। खत्म क्वेश्चन। ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है, ठीक है, पॉलीगन, और मेंसुरेशन में भी ये पॉलीगन आता है। बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। अब एक सवाल यहां पर आज मिला है हमको प्रोबेबिलिटी का, मतलब प्रायिकता का। प्रायिकता में क्या बोला उसने कि भाई एक डब्बे में 15 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं बोलो 15। एक डब्बे के अंदर कितने हैं 15 पत्ते हैं, जिन पर क्या लिखा हुआ है 1 से लेकर 15 तक की नंबरिंग है ना, 1 से लेकर 15 तक संख्याएं हैं। बक्से में से हमें क्या करना है, यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकालना है, या एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि पत्ते पर लिखी संख्या एक अभाज्य संख्या होगी। हाँ बिल्कुल 180 का मल्टीपल होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होता है, तो आप जानते हो डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, यहां पर जो है एक और एस लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जगह कम थी इसलिए मैंने कम कर दिया था, अब चूंकि यहां पर मैंने सेट कर दिया है। क्लियर है? चलो, इसका मतलब किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें हमें जो आवश्यक परिणाम चाहिए वो लिखना है ऊपर, और नीचे टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं लिखना है। तो देखो, हम देखेंगे जो ताश के पत्ते हैं, जो भी पत्ते हैं, उनमें 15 तक की संख्या लिखी, मतलब टोटल कितनी संख्या लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल जो नंबरिंग है ना वो 1 से लेकर के कितनी है, तो आप कहेंगे भाई 1 से लेकर के 15 है। तो टोटल परिणाम कितने हैं, 15 है। तो नीचे आएगा टोटल परिणाम है 15। और किसकी संभावना उसने व्यक्त की है, तो संभावना उसने बोली कि भाई एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो जो भी आया अभाज्य आया, तो अभाज्य में 2 आता है, 3 भी आ सकता है, हम पत्ता निकालेंगे तो कोई गारंटी नहीं है इसकी, है ना। 5 भी आ सकता है ना, 7 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है। मात्र इतनी संख्याएं अभाज्य हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, केवल 6 संख्याएं ऐसी जो अभाज्य है। तो अभाज्य आने की संभावना केवल 6 है। कितने में से, 15 में से। तो इसको काट दो, 3 दूनी 6 और 3 5 15। कितना हो गया, 2/5 आपका आंसर हो गया, 2/5। खत्म क्वेश्चन। बिल्कुल, मेघा श्रीवास्तव, वेरी गुड। संजना, 2/3 आंसर होगा। अच्छा, 2/5 होगा भाई, 1/3 आंसर नहीं होगा। बिल्कुल, रामनारायण, वेरी गुड। शिवम लोधी, 2/5 आंसर होगा। अब इसी में बोल देता ऑड आने की, विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो विषम में देखो 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, 11 आता है, 13 आता है, 15 आता है। तो विषम कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 1 8 बन रही हैं। तो 8 विषम होते कितने में से, 15 में से। तो 8/15 होता। सम का बोलता तो सम बना देते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी हम पढ़ लेंगे, डेटा तैयार करके आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखिए एनालिसिस, देखिए आज के पेपर का एनालिसिस देखते हैं, फिर आपको जो क्वेश्चन डिटेल में पूछना है वो आप पूछ लीजिए, फिर खत्म करेंगे आज का सेशन। जिन लोग को पूछना है डिटेल में वो लोग रुक जाना, बाकी लोग चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, विदाई लेकर के। देखो परसेंटेज से एक क्वेश्चन आया है ना, जिसमें 23% की कमी हो रही थी, तो एक क्वेश्चन परसेंटेज का आया।
प्रॉफिट लॉस से आज एक भी नहीं आया। रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आया, एज से भी एक क्वेश्चन आया, रेगुलर आ रहा है, मिक्सचर रिलेशन नहीं आया, एवरेज का वही एक क्वेश्चन आ रहा है घिसा पिटा, SI CI नहीं आ रहा है, टाइम एंड वर्क आज नहीं आया, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब देखिए नंबर सिस्टम से यहाँ पर 4 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज की क्लास में सिंप्लीफिकेशन नहीं आया, लेकिन सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहे हैं पिछले पेपर्स तक। इसके बाद में अलजेब्रा से आज क्वेश्चन जो पूछेगा वो 4 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, मेंसुरेशन से देखिए कितने क्वेश्चंस बने, आज 6 क्वेश्चन बने। मतलब पटवारी के एग्जाम में एडवांस के 2 टॉपिक्स आपको करना ही करना है, ये वाला और ये वाला 100% करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपको कभी नहीं पढ़नी है पटवारी के लिए, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ना है आपको। ज्योमेट्री अगर नहीं पढ़ पा तो मत पढ़िए, लेकिन मेंसुरेशन अलजेब्रा पढ़िए। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आ सकती है, प्रोबेबिलिटी भी आपको तैयार करनी है। ये टोटल जो क्वेश्चन आए उसको मिलाकर के यहाँ पर 20 के 20 क्वेश्चन जो है मैथ्स के रहे, और आपको मालूम 20 में से 20 क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। इसका मतलब 20 में से 20 क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, इसका मतलब ये कि मैथ्स के आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। बस इस डेटा पे, ये जो हम पेपर की स्टडी कर रहे हैं, इससे आप 30 से 40% ऊपर की तैयारी करिए मैथ्स की, ताकि अगर पेपर टफ भी आ जाए ना तो भी आप उसको निकाल सके। क्लियर है? संजना पटेल बोल रही करने तो सारे ही चैप्टर होंगे। संजना पटेल, यहां से जो मैं लिस्ट आपको बना करके दिया, पिछले 2 पेपर हमने डिस्कस किए उसकी लिस्ट, और सारे पेपर्स में जो हम डिस्कस करेंगे उनकी लिस्ट, उनमें जितने भी चैप्टर्स कवर अप हो रहे हो। इसका मतलब क्या कवर अप हो रहे हो? जैसे किसी में देखो अभी तक परसेंटेज नहीं आया था, लेकिन परसेंटेज यहां आ गया। प्रॉफिट लॉस यहां नहीं आया, लेकिन प्रॉफिट लॉस आ चुका है। तो सबका एक आपको क्यूमुलेटिव बना लेना है कि सारे मिलाकर के अगर हम टॉपिक्स को कंपाइल करें तो लगभग कितने टॉपिक्स आपके बन रहे हैं, उतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बिल्कुल। ज्योमेट्री कर लीजिएगा। महेंद्र, ज्योमेट्री आप पढ़ना चाहते हो, देखो यहां पर जो है मेरा नंबर चल रहा है, नंबर आप देख लीजिए। नंबर पे आप क्या करेंगे, मेरे को मैसेज कर देंगे, मैं आपको ज्योमेट्री लिंक जो है प्लेलिस्ट के साथ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी क्या है कि अलग अलग पड़ा हुआ है तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं चैनल पे ना, वीडियोस में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ज्योमेट्री प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट। अब वैकेंसी का इंतजार आप करोगे ना तो आपके काम लग जाएंगे। फिर जब ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है कि वैकेंसी आनी है, बस नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो तैयारी करके बैठ जाओ ना भाई। अब आखिरी टाइम पे करोगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा, पहले से प्रिपेयर रहो ना। लगभग 60-70% तैयारी आप कर ही लो ना, जब वैकेंसी आ जाएगी तो 30% और कर लेना। अब पूरे 100% वैकेंसी आने पे करोगे तो फिर वो निकाल के बैठेंगे जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ। मिक्सचर एलिगेशन अभी तक किसी सेट में नहीं आया है वैभव, लेकिन आगे देखते हैं, आगे बहुत सारे पेपर्स बचे हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस किस चैप्टर से आते हैं। हाँ, और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? और कोई सवाल है आपका, या किसी बच्चे को इनमें से किसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत गई हो या समझ में ना आया हो तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम विराम देंगे फिर आज के सेशन को। बताओ वैभव, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, महेंद्र राजपूत बोलो, आपका क्या क्वेश्चन है? ठीक है, बाकी जो ज्योमेट्री से संबंधित आपके प्रश्न हैं, शुभम शिवम कह रहे हैं कि ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा है, तो मेरे भाई मैं आपको ये पेपर का डिस्कशन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो ज्योमेट्री हो चाहे वो मेंसुरेशन हो, तो आप वही वही सेक्शन कवर करें। ज्योमेट्री मैंने आपको जो पढ़ाया है ना वो समंदर है, और आपको केवल 1-2 लोटा पानी चाहिए पटवारी के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो पेपर देख करके आप ये निष्कर्ष निकालिए, इतना तो विवेक होगा आप लोगों में, पेपर को देख के इतना निष्कर्ष निकालिए कि हमें कितना पढ़ने की आवश्यकता है। बस वो टॉपिक आप पढ़िए, और जो भी प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी है
और जो भी वीडियो में थंबनेल लगा है उस पर नाम लिखा है टॉपिक का, इतना तो आप देख ही सकते हैं, है ना। भोपाल कब आ रहे हैं महेंद्र? जब भोपाल आऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी तो आने की संभावना नहीं है। तिवारी सौरभ कह रहे हैं 40% इन्हीं कॉमन चैप्टर्स पे और बढ़ाना है। बिल्कुल, थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके आप तैयारी करना सौरभ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। नीरज रघुवंशी सर सीजीएल 128 नंबर है, समझ नहीं आ रहा है मेंस की प्रिपरेशन करूं या ना करूं। नीरज अगर आप तैयारी कर रहे हो नीर, तो देखो तैयारी आप कर रहे हैं सीजीएल के लिए, अब मेंस की तैयारी करें क्या ना करें। देखो मेंस की तैयारी करने से आपको नुकसान तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि आप वहां पर जो तैयारी करेंगे, एक मिनट, आप वहां पर जो तैयारी करेंगे वो मैथ्स की तैयारी करेंगे और इंग्लिश की तैयारी करेंगे, और ये सब चीज़ आपके काम में ही आएगी, है ना, काम में ही आएगी। तो ये कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि आप मेंस की तैयारी करें कि ना करें, उससे कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा। चलो अब बताओ, और कोई डाउट, और कोई परेशानी, और कोई समस्या? कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों आपकी क्लास होगी। ये जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं परसों डिस्कशन होगा, ठीक है। और थोड़ा शेयर और लाइक कम करते हो आप लोग, है ना, मज़ा नहीं आ रहा है। आप लोगों से परामर्श लिया था, 100 बच्चों का तो कमिटमेंट आप लोगों ने बोला ही था, वोट भी किया था। अब नहीं आते हो लाइव तो मज़ा नहीं आता है, मैं आपके लिए टाइम निकाल के आता हूँ। प्रैक्टिस कौन सी से करना है महेंद्र? इसका जो है बुक आती प्रीवियस ईयर की व्यापम के क्वेश्चंस की, चैप्टर वाइज बुक। आप शॉप पर जाइए, चैप्टर वाइज बुक देखिए, कोई अगर मिलती है जिसमें चैप्टर वाइज समाकलन किया हो या सम्मिलित किए हो क्वेश्चन, तो उसको आप ले लीजिए, उस बुक से आप पढ़िए। लेवल तो आपको पता चल ही रहा है, बस उस बुक से आप प्रैक्टिस करिए। हर एक चैप्टर के 150-200 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, ठीक है। बुक देखिए कई आती है, पुणेकर की भी आपको मिल जाएगी और भी कोई मिल जाएंगी। ऐसा परफेक्टली अभी आइडिया तो नहीं है वर्तमान में कौन कौन सी आ रही है, लेकिन पुणेकर की पहले आया करती थी चैप्टर वाइज, उसी ने निकाला था, आप जा करके देख सकते हो मैथ्स का, है ना। बाकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज की बुक्स आने वाली हैं, अभी तो वैकेंसी जैसे ही और थोड़ा श्योरिटी बढ़ेगी तो और बहुत सारी बुक्स मार्केट में आ जाएंगी। थैंक यू अनविता मैम। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बता दो कुछ। पंकज स्ट्रेटजी यही है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं ना, उनका आप अध्ययन करिए और जो कुछ उसमें आया वो पूरा का पूरा तैयार करिए, और लेवल को पहले के लेवल से 20 से 25%, 30% तक बढ़ा लीजिए, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही राइट स्ट्रेटजी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना इसलिए जरूरी कि क्या ट्रेंड उसका था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बने थे, किस लेवल के क्वेश्चंस बने थे, ये पूरा आइडिया आपको लग जाता है हर एक सेक्शन में, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीएस हो, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होता है। बच्चे क्या करते हैं, बैठे रहते हैं अपने मन से कुछ भी पढ़ते रहते हैं और पेपर के पैटर्न को एनालिसिस नहीं करते, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो भी बच्चा जो भी चैप्टर पढ़ना चाहता है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर, और नहीं मिलेगा तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो वीडियोस मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आज हम विराम देंगे, काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, परसों के दिन मुलाकात होगी। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर आपको दिख रहा है चैट बॉक्स में, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए तो पीडीएफ आपको आज की डिस्कशन की मिल जाएगी। और इसमें मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो मैंने अपने खुद ने टाइप किए हुए हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही पूरा पेपर जो है आज की शिफ्ट का पूरा पेपर सेंड कर दूंगा, तो उससे देख करके जो आपका कंप्यूटर होगा, जो आपका जीएस का सेक्शन होगा, जो आपका हिंदी का सेक्शन होगा, जो पंचायती राज का सेक्शन होगा, जो मैथ्स का सेक्शन होगा, वो सारे सेक्शन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सौरभ लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट हैं। और सुन लीजिए, एक चीज़ और सुन लीजिए, मैं जो चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ उसमें हम ट्यूसडे को क्लास रख रहे हैं, थर्सडे को क्लास रख रहे हैं, और
सैटरडे रख रहे हैं और संडे रख रहे हैं। ये डेज मैं आपको दे पा रहा हूँ, ठीक है। इन दिनों में ही मैंने शेड्यूल लगा दिया है, उस पर सारे आने वाले क्लासेस जो हैं उनका वीडियो लगा हुआ है, अपकमिंग में दिखा रहा होगा, उस पर जाकर के आप लाइक करें, उसको शेयर भी करें, और ये डेज़ को आप लाइव रहेंगे। अब ये बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर रेगुलर क्लास होगी कि नहीं होगी, अब क्लास होगी कि नहीं होगी, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, ये सब नहीं पूछना है आपको। ट्यूसडे को क्लास जैसे आज ली है तो कल नहीं होगी, फिर कब होगी, थर्सडे को होगी, फिर कब होगी, सैटरडे होगी, फिर कब होगी, संडे होगी, फिर मंडे छोड़ के फिर ट्यूसडे से वही आपका पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज्ञा चाहता हूँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।